जाकर दान दे दे, यहां दान दे दे, किसी गरीब को भीख दे दे, किसी को पढ़ा दे, अच्छे अच्छे काम कर दे, तो हमारे कर्म का रिप्लेसमेंट हो जाएगा। ये हम समझ रहे हैं ना, यानी एक कर्म दूसरे कर्म को काटेगा। ये हम सोचते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो मैं ये बता दूं, इट इज एब्सोल्युटली बुलशिट थियरी। कोई भी कर्म दूसरे कर्म का स्थान नहीं ले सकता है। आपने एक बार जो बीज डाल दिया, जाने या अनजाने में उसका फल तो आपको लेना पड़ेगा। अगर आज आपने चोरी करी तो वो चोरी का फल तो भुगतना पड़ेगा। हाँ, आपने पुण्य करा, उसका भी फल मिलेगा। वो उस चोरी के फल से आपको बाहर निकालने का काम करेगा, लेकिन चोरी का फल तो भुगतना पड़ेगा। गाली बकी, उसके बाद सॉरी करा, पश्चाताप से करा, वो बात अलग है, लेकिन गाली का परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। जिसको सॉरी बोल दिया पश्चाताप से, उन्होंने, उनके अंदर अच्छा कर्म है, वो आपके कर्म से रिफ्लेक्टिव थियरी में नहीं आया और बोल दिया क्षमा, ओके, तो आपने सोचा मेरा कर्म माफ हो गया, नहीं, कर्म नोट हो गया। ये नहीं तो कोई और इसकी ब्याज सहित वाली गाली आपको देने वाला है, वो चाहे सुनाई दे या यहां फील हो। स्वरूप कोई भी हो सकता है, भाषा शारीरिक हो या शाब्दिक। आपने शब्द भाषा प्रयोग किया, कोई शारीरिक भाषा प्रयोग करेगा, लेकिन होना है तो कर्म का रिप्लेसमेंट इट्स नॉट पॉसिबल। अब कर्म के बारे में छोटे बच्चों को बड़ी, आज का जमाना देखकर ऐसा लगता है कि सर जितने बुरे लोग हैं उसको बड़े सामर्थ्यवान देखा जाता है, समाज में आगे देखा जाता है, गाड़ी बंगले में देखा जाता है, उसके पास पैसे हैं, पावर है, समृद्धि है, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, बिजनेसमैन है, इतना सारा, और अपन देख रहे हैं सबकी नजर में है कि ये गलत आदमी है, लेकिन वो पावरफुल। समाज में पूछ है उसकी, ऐसा क्यों? तो बाकी लोगों के दिमाग में ये जाएगा कि कितना भी गलत करो, देखो ये गलत कर रहा है मम्मी, ये गलत कर रहा है डैडी। आज आनंद सागर ने कहा था कर्म का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, अच्छे कर्म करो, लेकिन यह आदमी हम जब से देख रहे हैं तब से गलत कर रहा है, लेकिन इसका तो जीवन देखो कितना मजे का है। आपको जो दिखाई दे रहा है उतना ही सत्य है, वही नहीं। आपने दिन में उसको देखा गलत काम करते हुए, वर्तमान में देखा, लेकिन जाने अनजाने में, जैसे मुझसे और आपसे कोई गलत काम होता है, हो सकता है जाने अनजाने में उससे अच्छे काम हुए हो भूतकाल में। ये तो एक टैंक जैसा है, वाटर टैंक। मान लो यहां मैंने एक टैंक रख दी और आप सब लोगों ने वहां आकर चावल भर दिए। हाँ, चोखा अपने एक उदाहरण तरीके लिए थे, चावल, राइस को अपन एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। चावल मतलब अच्छे कर्म, अच्छे कर्म सफेद। आप सबने पहले वो टैंक में वो डाल दिया, आधा भर गया, तब इसमें से आधे लोग नहीं थे, लेट आए, वो घटना देखी नहीं चावल डालने की। उसके बाद जब वो आए तब उन्होंने देखा सब उसके अंदर काला गेहूं डाल रहे हैं, मतलब बुरे कर्म। काला गेहूं रिप्रेजेंट बुरे कर्म। तो सब लोगों ने देखा ये टैंक में तो गंदगी जा रही है, और नीचे से एक बच्चे ने आकर नल खोला तो उसमें से सफेद चावल निकल रहे हैं। तो इंप्रेशन ये जाती है कि ऊपर से मैं काले गेहूं डालता हूं और नीचे से चावल आ रहे हैं, क्या लाइफ है, बाकी सारी थियरी बेकार है। इट्स नॉट लाइक दैट। पहले चावल गए, लेकिन ये चावल जैसे ही खत्म होंगे उस नल में वो गेहूं आने वाले, वो गेहूं आने वाले। अब इस थियरी को आप अपने दिमाग में सोचें, आपके रिलेटिव्स में सोचें, आप जितने लोगों को जानते हैं उसके जीवन को सोचें, आपको ये थियरी सही लगेगी कि हाँ, कितना भी बड़ा तुर्रम खान आदमी हो, एक बार तो रोड पर आता है, उसको तकलीफ होती है। तकलीफ के प्रकार कितने भी अलग अलग, फल मिलना ही मिलना है। कर्म करो, फल की आशा मत करो। इसको लॉजिकली अगर मैं समझाऊं तो ऐसे समझाऊंगा कि कृष्ण तो धमकी दे रहा है, कृष्ण धमकी दे रहा है, कर्म करो, फल तो एब्सोल्युटली मैं ही दे दूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। और अगर साइकोलॉजिकली देखा जाए तो कृष्ण ने फल के ऊपर फोकस करने के लिए क्यों मना करा? कुछ तो होगा।
अगर कृष्ण जैसी पर्सनालिटी अगर कुछ अर्जुन को कहती है कि कर्म करो और फल की आशा मत रखो, मतलब कुछ तो उसके पीछे साइकोलॉजी होगी। अगर गीता साइकोलॉजिकल बुक है तो सिंपल है। मैं एक काम करता हूं, मैं बच्चों का एग्जाम्पल अभी लेता हूं, ये बोर्ड की एग्जाम है। आप में से काफी बच्चों की एग्जाम होगी बोर्ड की अप्रैल में। वो टेंशन में होंगे, स्ट्रेस में होंगे, राइट? उसको ये कह दो बेटा तेरा जो होगा ना, अब इस बार घूमने जाएंगे, तेरे को बाइक चाहिए दूंगा, 1 मार्क आया तो भी बाइक तेरी, 100 आया तो भी तेरी। टेंशन, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन और उसके बाद डिप्रेशन परिणाम के कारण होता है, कर्मों के कारण नहीं। परिणाम की चिंता उसे खाई जा रही है कि मेरा क्या होगा। आपने 50 लाख दिया, बिजनेस टेंशन नहीं दे रहा है, कस्टमर टेंशन नहीं दे रहा है, लेकिन टेंशन ये दे रहा है कि इस ग्राहक को मैंने 25 लाख का माल क्रेडिट में दे दिया। देते वक्त टेंशन नहीं था, लेकिन देने के बाद रात को नींद ये सोचकर नहीं आ रही है कि कल या 5 दिन बाद 25 लाख वापस मिलेंगे या नहीं। फल का चिंता ही आपको टेंशन में डाल रहा है। तो कृष्ण ये थियरी जानते थे कि फल के बारे में आप जितना सोचोगे उतना स्ट्रेस में जाने वाले हो, और स्ट्रेस वाला आदमी अपने पूरे सामर्थ्य से कोई काम नहीं कर पाएगा। और जब आप अपने पूरे सामर्थ्य से, अपनी श्रेष्ठता से, अपनी श्रेष्ठ एबिलिटी से जो आपके अंदर ऑलरेडी है उसके साथ काम नहीं करोगे तो परिणाम भी अपनी श्रेष्ठता का पाओगे नहीं। परिणाम वही पाओगे जो के साथ पाया जाता है। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को स्ट्रेस से मुक्त करने के लिए, तनाव से मुक्त करने के लिए परिणाम से मुक्त करना चाहा कि अर्जुन तू तो लड़, परिणाम जो होगा देखा जाएगा। और परिणाम कभी भी परिणाम के बारे में सोचने से नहीं मिलता है, यह बात याद रखिएगा। परिणाम कभी भी परिणाम के बारे में बैठे बैठे सोचते रहने से नहीं मिलेगा। परिणाम सिर्फ एक ही चीज से मिलेगा, वो है एब्सोल्यूट कर्म, एब्सोल्यूट कर्म, एक्शन। एक बच्चा 10 दिन तक ये सोचता रहेगा कि मेरा 90 मार्क्स आना है, आना है, आना है, आना है, आना है, मैं पॉजिटिव सोच रहा हूं। शिव खेड़ा ने कहा है, उसने कहा है थिंक पॉजिटिव, सकारात्मक सोचो, और मैं पॉजिटिव सोच रहा हूं। लेकिन 10 दिन तक मैं सोचता रहा, 11वें दिन मेरी एग्जाम आ गई और मैं फेल हो गया। अब मैं पूछता हूं कि मैंने बड़ा पॉजिटिव सोचा था, लेकिन परिणाम सोच का नहीं, परिणाम सोच से उत्पन्न होने वाली कर्म का होता है। अब मेरे इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा सज्जनों और देवियों, परिणाम सोच से उत्पन्न होने वाले कर्म से होता है। मैंने ये कहा है, सोच से उत्पन्न होने वाले कर्म। तो कृष्ण बड़ी गहरी सोच कहे गए कि अर्जुन फल की आशा मत करो, क्योंकि कृष्ण हमें फल से मुक्त करना चाहते थे। कृष्ण जानते थे कि ये इंसान ऐसा है कि फल के बारे में 2 ही चीजें सोचेगा, या नेगेटिव या पॉजिटिव। नेगेटिव सोचेगा तो डिप्रेशन में जाएगा, और पॉजिटिव सोचेगा तो ओवर कॉन्फिडेंस में जाएगा। अब काफी दफा हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि व्हाट इज ओवर कॉन्फिडेंस एंड व्हाट इज कॉन्फिडेंस, बिकॉज बड़ी सी इनविजिबल सी चीज होती है, ये बड़ी इनविजिबल। आज मैं बड़े शॉर्ट में निपटाना चाहता हूं, क्योंकि मेरा टाइम तो 6:30 का था और आई एम वेरी पंक्चुअल। छू लोहाणो ज पण गर्वथी कहूं बहु पंक्चुअल छू। અને હું મારી કઈ પ્રોડક્ટ વેચું છું એ કહું, હું મારો સમય વેચું છું, હું મારો સમય જ વેચું છું, મારી પાસે બીજું કંઈ વેચવા જેવું છે જ નહીં। આ હોલ આપણી જ્ઞાતિ માટે અનકન્ડિશનલ ડિક્લેર કરેલું છે પહેલેથી, એ હું તમને કહું। હું 6:30 આવી ગયો હતો, 6:30 થી 8:30 નો ટાઈમ હતો, પણ આપણે લેટ ચાલુ કર્યું એટલે આ ચેપ્ટરને હું અહીંયા ટૂંકાવીશ। પણ એ ઓફર સાથે કે જો તમને ગમે, તમને ઈચ્છા હોય તો આવતી વખતે જરૂર ગોઠવીશું, મારા ટાઈમે અને મારી શરતે। તમને ફાવે તો જ, બરાબર? હવે તમારા ટાઈમે નહીં। આ હું બહુ એબ્સોલ્યુટ કહું છું। I am charging 2.5 lakhs rupees for a one day। અને એટલે આજ છેલ્લા 2 વર્ષથી ઇન્ડિયામાં સૌથી ઓછો
વપરાતો ટ્રેનર છું, બહુ લિમિટેડ જગ્યાએ, પણ મને બહુ ગર્વ છે કે હું અહીંયા છું અનકન્ડિશનલી. હવે સ્ટેજ ઉપર છું કે હું સેવાભાવ પણ કરી શકું ને આ ઓફર કરી શકું. तो आपने बात कर ही रहा था, अपन बात कर रहे थे कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस की. एक छोटे से एग्जाम्पल से इस पतली सी रेखा को समझाकर विराम लेना चाहूंगा. एक दरबार था, दरबार समझते हैं ना, उसके खून में रवानगी होती है, उसके खून में एटीट्यूड होता है जैसे अपने मेरे और आपके हैं. अपन खाली जेब चले जा रहे हो लेकिन ताजमहल के सामने खड़े होकर सौदा कर ले, ये अपनी कास्ट की खासियत है. और उससे भी ज्यादा खून में अगर किसी का खोलता हो तो वो राजपूत और दरबार. तो मैं काठियावाड़ की बात कर रहा हूं. एक ऐसा राजाशाही दरबार था जिसके राजे रजवाड़े तो आजादी के बाद छिन गए, पैसे भी उसने सब अय्यासी में ज्यादातर उड़ा दिए, लेकिन फिर भी कुछ बचे थे. तो उसको ये इच्छा हो गई कि यार मैं वर्ल्ड टूर करना चाहता हूं, दुनिया घूमना चाहता हूं. पैसे है ही बाप दादा के जमाने के. उसके अंदर एक बात बड़ी खास थी, वो पहले से अपनी जमीन को बड़ा प्रेम करता था, यानी कि अपने देश को. आप उस दरबार को एक बार गाली दे दो तो हो सकता है शायद वो चुप हो रहे हैं, लेकिन एक दफा अगर आपने उसकी जमीन को या उसके देश को गाली बक दी या एक सेंटेंस भी इनडायरेक्टली गलत बोल दिया तो वो फिर आपको मार देगा. मतलब इतना जनूनी आदमी था. उसको दुनिया घूमने का मन हुआ, वो दुनिया घूम रहा था. अपन जानते हैं कि जहां अपन दुनिया घूमने जाते हैं तो वो गाइड होता है, उस एरिया का गाइड होता है, सब आपको डिटेल बताता है. तो दुनिया घूमते घूमते एक बार पहुंच गया पेरिस, जहां का वो लंबा चौड़ा टावर, एफिल टावर. तो पेरिस में उसने एक गाइड की मदद ली, और जैसे ही गाइड की मदद ली, गाइड ने ऑब्वियस है पेरिस का सब तारीफ करना चालू कर दिया. पेरिस ये, पेरिस वो, पेरिस का जन्म ऐसे हुआ, पेरिस के लोग ऐसे, पेरिस के राजा ऐसे, पेरिस के सम्राट ऐसे, पेरिस की हिस्ट्री ऐसी. और हाँ, आप जहां खड़े हैं वो एफिल टावर का उत्पत्ति ऐसे हुआ, जन्म ऐसे हुआ, इतना टन लोहा लगा. पेरिस तुम देख लो भाई. तुम कहां से आ रहे हो? भाई दवे बोले इंडिया से. भिखारी जैसे कंट्री है, देख ले, तेरे नसीब में नहीं है. दरबार ने एक खींच के चांटा मार दिया, क्योंकि वो बात बात में थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो गया था. उसने बोल दिया तेरा कंट्री भिखारी है. अब ये था दरबार, फल की चिंता करता ही नहीं है, एब्सोल्यूट फॉलोवर. खींच के एक चांटा मार दिया पेरिस के गाइड को. वो बेचारा गिर गया. बोले क्यों इतना रिएक्शन? बोले मैं कहां से आ रहा हूं, फिर से बोल. और बोले तू कब से पेरिस 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 करे जा रहा है, क्या कर लिया?